दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक ऐसी तेलुगु सीरीज जो आपको आखिरी पल तक सीट से हिलने नहीं देगी। एक ऐसा खतरनाक खेल जहां हर सेकंड मौत का साया मंडराता है। धोखा, साजिश और वक्त के खिलाफ एक ऐसी रेस जहां एक गलत कदम जिंदगी खत्म कर सकता है। इस हाई वोल्टेज थ्रिलर का नाम है 11 आवर्स। ये एक ऐसी कहानी है जिसमें हर घंटे कुछ नया हो रहा है। तो चलिए बिना वक्त गवाए शुरू करते हैं इस सीरीज की दमदार एक्सप्लेनेशन। तो कहानी की शुरुआत में हम आरत्रिका रेड्डी को देखते हैं, जो आदित्य ग्रुप ऑफ कंपनीज की चेयरमैन होती है और वो अपने जीवन के फैसलों को लेकर सोच रही होती है। वो कहती है कि कई बार सही फैसले भी मुश्किलें खड़ी कर देते हैं। वो अपनी माँ और बेटे यश से बेहद प्यार करती है, लेकिन उसके पिता मधुसूदन रेड्डी के लिए उनका बेटा आदित्य और व्यापार ही सबसे अहम होता है। बचपन में ही आरत्रिका को यह एहसास हो जाता है कि उसके पिता आदित्य को उससे ज्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं। बचपन में एक बार जब वो अपनी गुड़िया से खेल रही थी, तब उसके पिता ने जबरदस्ती वो गुड़िया छीनकर आदित्य को दे दी थी। घर में उनका रवैया सख्त था और कई बार वो शराब के नशे में अपनी पत्नी पर हाथ भी उठाते थे। अभी की बात करें तो 8 साल पहले आरत्रिका को कंपनी की जिम्मेदारी सौंपी गई थी, लेकिन ये फैसला उसके पिता की मर्जी के खिलाफ था। हालांकि उसके अंकल जगन ने मधुसूदन को समझाया कि आदित्य कंपनी को नहीं संभाल सकता, जबकि आरत्रिका समझदार और काबिल है। जगन की बात मानकर मधुसूदन ने दस्तावेजों पर हस्ताक्षर कर दिए, लेकिन उन्हें अंदाजा नहीं था कि ये फैसला कितनी बड़ी हलचल मचाने वाला है। अब आरत्रिका एक नई टेक्नोलॉजी HNR की मदद से गांव में बिजली लाने का प्रयास कर रही है, मगर उसके दुश्मन उसके इस प्रोजेक्ट को नाकाम करने की पूरी कोशिश में जुटे हुए हैं। उसके पास सिर्फ अगली सुबह 8 बजे तक का समय है, वरना सब कुछ खत्म हो जाएगा। समाचार में बताया जाता है कि इंपीरियल बैंक के चेयरमैन सुंदर दास ने आदित्य ग्रुप को 3000 करोड़ का लोन दिया था। अगर आरत्रिका समय पर पैसा नहीं लौटा पाई तो कंपनी की सारी संपत्तियां जब्त कर ली जाएंगी। टीवी पर चर्चा चल रही होती है, जहां एक विशेषज्ञ कहता है कि कंपनी को बंद कर देना चाहिए, जबकि दूसरा तर्क देता है कि इसमें 30,000 कर्मचारी काम करते हैं और उनकी नौकरियों का भविष्य सुंदर दास के फैसले पर निर्भर करेगा। आरत्रिका तनाव में थी, उसके पास समय नहीं था और वो अपने बिजनेस पार्टनर और मेंटर शेख परवेज को याद कर रही थी, लेकिन उनकी तबीयत खराब थी और वो ICU में भर्ती थे। वो उन्हें कॉल करती है, मगर बताया जाता है कि फिलहाल वो बात नहीं कर सकती। ऑफिस जाने से पहले वो अपने बेटे यश से मिलती है, फिर बोर्ड रूम में मीटिंग के लिए निकल पड़ती है। उसे बताया जाता है कि एकन कंपनी की ओर से एक अच्छा प्रस्ताव आया है, जिसके बारे में उसे सोचना चाहिए, लेकिन आरत्रिका को इसमें कोई दिलचस्पी नहीं थी। हालांकि अगर उसे पैसों की जरूरत थी तो उसे इस ऑफर पर सोचना पड़ सकता था। एकन के मालिक राज्यवर्धन खुद उससे मिलने आते हैं और कंपनी खरीदने का प्रस्ताव रखते हैं, लेकिन आरत्रिका उन्हें साफ इनकार कर देती है और कहती है कि वो अपनी कंपनी किसी को नहीं बेचेगी, खासकर राज्यवर्धन जैसे आदमी को जो पिछले 10 सालों से उसे मिटाने की कोशिश कर रहा है। राज्यवर्धन तंज कसते हुए कहता है कि यही एटीट्यूड उसकी कंपनी के पतन का कारण है और वो अपने कर्मचारियों को कल क्या जवाब देगी। गुस्से में आरत्रिका मीटिंग खत्म कर देती है और घर लौट जाती है। घर पर उसके अंकल जगन उसे समझाते हैं कि बिजनेस में कोई स्थायी दोस्त या दुश्मन नहीं होता। वो जानते थे कि आरत्रिका शेख परवेज की मदद की उम्मीद कर रही थी, मगर समय तेजी से निकल रहा था। इसी बीच राज्यवर्धन अपने एडवाइजर पीटर को आदेश देता है कि किसी भी तरह से आरत्रिका और उसके परिवार को सड़क पर ले आना है। वहीं पीटर के पास एक हाउसकीपर नोरा आती है, जो एक चीनी दंपत्ति को बंधक बना लेती है। उसे वहाँ एक रेडियो कम्युनिकेशन सिस्टम मिलता है और वो अपने फोन से किसी को इसकी जानकारी देती है। उधर पीटर आरत्रिका को कंपनी छोड़ने के लिए $10 मिलियन का ऑफर देता है, लेकिन वो ठुकरा देती है और कहती है कि वो अपने न्यूक्लियर प्रोजेक्ट को किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ेगी। इधर मधुसूदन अपने गुस्से में कहता है कि उसने पहले ही कहा था कि उसकी बेटी इस कंपनी को नहीं संभाल पाएगी और अब वो इसे डुबो रही है। शेख परवेज की हालत पहले से ही नाजुक है और वो कुछ नहीं कर सकते थे। जगन बताता है कि अगर कंपनी लिक्विडेट भी हो जाए तो भी बैंक का 22,000 करोड़ का कर्जा बाकी रहेगा और सारी संपत्ति जाने के बावजूद 50 करोड़ का घाटा रहेगा। यानी अगर अगले दिन तक 3,000 करोड़ रुपए नहीं चुकाए गए तो मधुसूदन पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगा। इसी बीच कंपनी की एक कर्मचारी रागिनी, जो आरत्रिका को अपना आदर्श मानती थी, वो ऑफिस में थी। तभी राज्यवर्धन की कंपनी का एक आदमी वहाँ आता है और उससे फ्लर्ट करने लगता है। जल्द ही खबर आती है कि शेख परवेज का निधन हो गया है। ये खबर सुनकर आरत्रिका सदमे में आ जाती है। दूसरी ओर राज्यवर्धन इस खबर से बेहद खुश था। इसके बाद एक फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि एक समय आरत्रिका शेख परवेज से मिलने गई थी। तब शेख परवेज आदित्य की कंपनी का शेयर होल्डर बन गया था और बदले में आरत्रिका को भी फंड्स मिले थे। वहाँ परवेज का भतीजा सादिक भी मौजूद था।
बाद में सादिक और आरात्रिका बार में जब सेलिब्रेट करने गए तो वहाँ उन्होंने बहुत ज्यादा ड्रिंक कर ली। तभी नशे में सादिक ने आरात्रिका को किस करने की कोशिश की, लेकिन उसने गुस्से में सादिक को थप्पड़ मार दिया और दूर हटा दिया, जिसके बाद सादिक ने अपनी इस गलती के लिए आरात्रिका से माफी भी मांगी। फिर कहानी वर्तमान में लौटती है। अब एक एक बैठक हो चुकी थी और कंपनी के बोर्ड मेंबर्स चर्चा कर रहे थे कि उन्हें राज्यवर्धन की बात मान लेनी चाहिए क्योंकि उनके पास कोई और रास्ता नहीं है। वहीं आधी रात में गुस्से से भरी आरात्रिका इंपीरियल बैंक के मालिक सुंदर दास को कॉल करती है और पूछती है कि उन्हें कितने पैसे चाहिए। सुंदर जवाब देता है 998 करोड़ कल सुबह तक। ये सुनकर आरात्रिका गुस्से में उससे पूछती है कि उसे उससे क्या समस्या है। सुंदर कहता है कि समस्या उससे नहीं बल्कि उसके परिवार से है और उसे इस बारे में अपने पिता से पूछना चाहिए। इसके बाद हम रागिनी को देखते हैं जो किसी अन्य व्यक्ति के साथ इंटीमेट हो रही थी। तभी उसकी बॉस आरात्रिका का कॉल आता है जिसके कारण उसे वहाँ से जाना पड़ता है। ये देखकर आरात्रिका गुस्सा हो जाती है और उसे वहाँ से निकल जाने के लिए कहती है। इसी बीच सिद्धार्थ आरात्रिका को एक डील ऑफर करता है आदित्य ग्रुप ऑफ कंपनीज के बदले में $20 मिलियन, लेकिन आरात्रिका इस ऑफर को ठुकरा देती है और उसे वहाँ से चले जाने के लिए कहती है। फिर कहानी 2015 के हैदराबाद में चली जाती है जहाँ एक बिजनेस डील के बाद जब आरात्रिका घर लौटती है तो वो अपने पति सिद्धार्थ को एक दूसरी औरत के साथ इंटीमेट होते हुए पकड़ लेती है। ये देखकर वो गुस्से में बंदूक निकालती है और अपने पति से कहती है कि जो कर रहे थे वही करते रहो। इसके बाद वो उसकी तस्वीर खींचती है और दोनों को घर से निकल जाने के लिए कहती है। इधर प्रेजेंट में सिद्धार्थ अंकल जगन से मिलने जाता है और उन्हें समझाने की कोशिश करता है कि HNR प्रोजेक्ट आरात्रिका के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और वो इसे कभी नहीं छोड़ेगी, लेकिन इस प्रोजेक्ट को सफल बनाने के लिए उसे राजनीतिक संबंध और बाकी सपोर्ट्स जैसी चीजों की जरूरत होगी जो वो आसानी से दिलवा सकता है। पहले तो जगन उसकी बात सुनकर हंसता है, लेकिन जब सिद्धार्थ उसे $40 मिलियन का ऑफर देता है तो वो सोच में पड़ जाता है। इतना पैसा मिलने के बाद सभी लोग आराम की जिंदगी जी सकते थे। फिर सिद्धार्थ उसे याद दिलाता है कि वो 40 साल से इस कंपनी में काम कर रहा है, लेकिन उसे मिला क्या? वो आज भी सिर्फ एक कर्मचारी ही है। ये सुनकर जगन को बहुत ठेस पहुंचती है। इसके बाद वो मधुसूदन से इस बारे में बात करता है और कहता है कि वो सिद्धार्थ पर भरोसा तो नहीं कर सकते, लेकिन स्थिति ऐसी है कि उनके पास और कोई रास्ता नहीं है। मधुसूदन को भी इस डील में इंटरेस्ट आने लगता है, इसलिए वो जगन से कहता है कि इस डील के बारे में और ज्यादा इन्फॉर्मेशन जुटाकर उसे बताए। जगन अपने बेटे सौरभ को कॉल करता है और उसे पता चलता है कि उसकी पोती रिया को कैंसर हो गया है। रिया अपने दादा से मिलना चाहती थी, लेकिन जगन ऐसी स्थिति में फंसा हुआ था कि वो घर भी नहीं जा सकता था। लिफ्ट में सिद्धार्थ और राज्यवर्धन आमने सामने होते हैं, लेकिन दोनों के बीच कोई बातचीत नहीं होती। अब आखिर में आरात्रिका को परवेज के भतीजे प्रिंस सादिक का कॉल आता है तो वो कहता है कि उसे नहीं पता था कि वो दोनों फिर से मिलेंगे, वो भी ऐसे समय पर। वो कहता है कि फिलहाल जो कुछ भी आरात्रिका के साथ हो रहा है उससे निकलने का उसके पास सिर्फ एक ही रास्ता है और वो रास्ता वो खुद है। अब एक फ्लैशबैक में हमें मधुसूदन को दिखाया जाता है जो राज्यवर्धन को चेतावनी दे रहा था क्योंकि राज्यवर्धन ने बिजनेस में उसे धोखा देने की कोशिश की थी। प्रेजेंट में राज्यवर्धन अपने भाई से बदला लेने की बात कर रहा था। उसका भाई कहता है कि अगर वो ये काम नहीं कर सकता तो उसे बता दे, वो अपने आदमी को भेज देगा, लेकिन राज्यवर्धन जवाब देता है कि उसकी कोई जरूरत नहीं है। तभी पीटर वहाँ आता है और राज्यवर्धन उस पर गुस्सा करता है कि वो आरात्रिका को मनाने में असफल क्यों रहा। वो उसे सिद्धार्थ के इरादों के बारे में पता लगाने को कहता है और ये भी जानने को कहता है कि उसका इन्वेस्टर कौन है। दूसरी तरफ जगन खुश होता है कि सादिक आने वाला है और अब शायद उसकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, लेकिन आरात्रिका टेंशन में होती है क्योंकि सादिक एक हरामी बिजनेसमैन है और उसे नहीं पता है कि इस डील के बदले में वो क्या मांगेगा। जगन कहता है कि अगर ऐसा है तो वो सिद्धार्थ के ऑफर पर विचार कर सकते हैं। उसका दिल्ली में अच्छा कनेक्शन है और अगर उन्हें वहाँ से मदद मिल जाती है तो उन्हें राहत मिल सकती है और आरात्रिका अपना प्रोजेक्ट शुरू कर पाएगी। लेकिन आरात्रिका को अपने एक्स हस्बैंड पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है, इसलिए वो गोल्डी नाम के एक व्यक्ति को कॉल करती है जो कि एक पॉलिटिकल फिक्सर है और उससे राज्यवर्धन के कंपनी चेयरमैन के बेटे मयूर खोसला के बारे में जानकारी मांगती है। इसके बाद हम गोल्डी को एक हैकर से मिलते हुए देखते हैं। अब आखिरकार सादिक आरात्रिका से मिलने पहुंचता है। आरात्रिका काफी अनकंफर्टेबल महसूस कर रही थी क्योंकि उनकी पिछली मुलाकात ठीक नहीं रही थी, लेकिन इसके बावजूद सादिक उसे गले लगाता है और अपनी पीए सुमोना से कहता है कि वो और आरात्रिका एक ही बिजनेस स्कूल में पढ़ते थे। जाने से पहले वो आरात्रिका से कहता है कि आधे घंटे में उसके कमरे में आकर कॉफी पीने के लिए मिले। इसी बीच आधी रात में आरात्रिका के बेटे यश का कॉल आता है। यश ने एक भयानक सपना देखा था और वो बहुत डर गया था। यहाँ आरात्रिका अपने बेटे को समझा देती है और उसे सोने के लिए कहती है। उधर पीटर
पीटर एक अंग्रेज बिजनेसमैन से बातचीत कर रहा होता है और उसे बताता है कि सादिक भी यहाँ पहुँच चुका है और आरत्रिका का पति सिद्धार्थ भी इसी जगह पर मौजूद है। दूसरी ओर यशवर्धन के भाई अपने अंकल हर्षवर्धन से बात कर रहे होते हैं। तभी हर्षवर्धन से मिलने के लिए मधुसूदन आता है। मधुसूदन सीधे हर्षवर्धन से कहता है, मैंने तुम्हें एयरपोर्ट कॉन्ट्रैक्ट में धोखा दिया था, लेकिन इसके बावजूद तुमने मुझे और मेरी कंपनी को इस मुकाम तक पहुंचा दिया। अब और क्या चाहिए तुम्हें? हर्षवर्धन धीरे से जवाब देता है, मैं यही तो चाहता था, तुम्हें इस तरह बर्बाद होते हुए देखना और तुम्हारे पूरे परिवार को बेघर होते हुए देखना। इसके बाद मधुसूदन गुस्से में वहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद हाउसकीपर नोरा यशवर्धन के कमरे में जाती है। तभी यशवर्धन के असिस्टेंट के पैरों से कुछ आवाज आती है और वो बाथरूम में चला जाता है। हर्षवर्धन को अकेला पाकर नोरा हल्की मुस्कान देती है। कुछ ही देर बाद हर्षवर्धन यशवर्धन को अपने कमरे में बुलाता है। फिर वो अपने पिता के कमरे के बाहर आता है और देखता है कि हाउसकीपर वहाँ से निकल रही है। जैसे ही वो कमरे में एंटर करता है, उसे अपने पिता हर्षवर्धन की लाइफलेस बॉडी दिखाई देती है। कहानी अब 2 हफ्ते पहले दिल्ली में जाती है। मयूर, जो राज्यवर्धन की कंपनी के चेयरमैन का बेटा है, वो एक बार में शराब के नशे में डूबा हुआ था। तभी उसके दोस्त उस पर हंसते हुए कहते हैं कि वो किसी लायक नहीं है। गुस्से में आकर मयूर वॉशरूम की तरफ चला जाता है, लेकिन गलती से गर्ल्स वॉशरूम में घुस जाता है। वहाँ मौजूद लड़कियाँ भी उसका मजाक उड़ाने लगती हैं। अपनी इस इंसल्ट को होते हुए देखकर उसका माथा ठनक जाता है और वो अपनी गन निकालकर उन लड़कियों पर फायर कर देता है। इस मर्डर केस को लेकर आरत्रिका गोल्डी के साथ चर्चा कर रही थी। इसी बीच सादिक और आरत्रिका अपनी कंपनी की प्रॉब्लम्स पर डिस्कस कर रहे होते हैं, लेकिन सादिक इस बातचीत को अलग ही दिशा में ले जाना चाहता है। वो कहता है कि मेरे चाचा ने तुम पर भरोसा किया, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं भी तुम पर भरोसा करूं। मेरे लिए ये सिर्फ बिजनेस है। मैं तुम्हें पूरी रकम देने के लिए तैयार हूं, लेकिन तुम्हें 6 महीनों के अंदर पैसे चुकाने होंगे और प्रोजेक्ट भी शुरू करना होगा। आरत्रिका ये सुनकर शॉक्ड हो जाती है, क्योंकि इतने पैसे वो इतने कम समय में नहीं चुका सकती थी। वो सादिक को याद दिलाती है कि कंपनी में उसके भी 20% शेयर हैं, लेकिन सादिक साफ कह देता है, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम्हारे पास सिर्फ 2 ऑप्शंस हैं, या तो मुझसे पैसे ले लो या फिर इस डील को जाने दो। दूसरी ओर राज्यवर्धन अपने पिता की मौत के बाद सदमे में होता है और काफी रो रहा होता है। वो गुस्से में यही सोचता है कि आखिर ये सब किसने किया। इधर गोल्डी एक सीबीआई ऑफिसर से मिलता है और उसे रिश्वत देने की कोशिश करता है। वो ऑफिसर को एक फ्लैट ऑफर करते हुए कहता है, कल सुबह तक ये आपका होगा। ऑफिसर डील मान लेता है और कहता है, अपने लोगों से कहो कि आधे घंटे में मुझसे मिलें। इसी बीच जगन सिद्धार्थ से मिलने आता है, जो जिम में वर्कआउट कर रहा होता है। जगन को पता था कि सादिक ने एक बेतुका ऑफर दिया है, जिसे आरत्रिका कभी नहीं मानेगी। बातचीत के दौरान सिद्धार्थ जगन के बेटे सौरभ का जिक्र करता है, जो अगर 50 करोड़ का पेमेंट नहीं कर पाया तो कोर्ट के ऑर्डर के मुताबिक उसे अपनी कंपनी को 1 हफ्ते के अंदर बंद करना होगा। यहाँ सिद्धार्थ उसकी मदद करने के लिए तैयार हो जाता है। राज्यवर्धन गुस्से में बंदूक निकालकर अपने असिस्टेंट पीटर से पूछता है कि तुमने उसे $10 मिलियन का ऑफर क्यों दिया? क्या तुम अब भी उसे पसंद करते हो? पीटर जवाब देता है, सिद्धार्थ ने उसे $20 मिलियन का ऑफर दिया है। उसके पास चाइनीज इन्वेस्टर्स का सपोर्ट है। अगर तुम्हारे पास इससे कोई बेहतर ऑफर है तो बताओ, मैं आरत्रिका को मना सकता हूँ। इसके बाद कहानी एक हस्बैंड वाइफ की तरफ बढ़ती है, जिन्हें रात 3 बजे एक कॉल आता है और उन्हें किसी एड्रेस पर फूड डिलीवरी वाला बनकर पहुँचने के लिए कहा जाता है। अब रात के 3:20 हो चुके हैं। आरत्रिका अपने काम में बिजी थी। तभी उसका एक्स हस्बैंड सिद्धार्थ उससे मिलने आ जाता है। वो पूछता है कि मेरी डील में आखिर कमी क्या है? मैंने तुम्हें सबसे अच्छी डील दी है। आरत्रिका जवाब देती है, मुझे तुम्हारी डील नहीं चाहिए, यहाँ से चले जाओ। दोनों पिछले 5 सालों से अपने बेटे यश की कस्टडी के लिए लड़ रहे थे। सिद्धार्थ उससे कहता है कि अगर तुम इस डील पर साइन कर दो तो मैं कस्टडी की लड़ाई छोड़ दूंगा और तुम यश की पूरी कस्टडी ले सकती हो। लेकिन आरत्रिका ये शर्त मानने से भी इनकार कर देती है और सिद्धार्थ को कमरे से बाहर निकल जाने के लिए कहती है। इसी बीच राज्यवर्धन सादिक से मिलने जाता है और उसे 16वीं सदी का एक खंजर दिखाता है। राज्यवर्धन के पूर्वज दुर्गादास राठौर ने इसी खंजर से औरंगजेब के 100 सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया था। इस खंजर पर अभी भी उनके खून के निशान हो सकते हैं। अपने पूर्वज की इस अमूल्य निशानी को वो सादिक को सौंप देता है। सादिक हैरान होकर पूछता है, इसके बदले में तुम क्या चाहते हो? राज्यवर्धन मुस्कुराते हुए कहता है, मैं सिर्फ तुमसे दोस्ती करने आया हूँ। इसके बाद कहानी उसी बार में लौटती है जहाँ मयूर ने लड़कियों की हत्या कर दी थी। वहाँ गोल्डी एक लड़के को बुलाकर कहता है कि मर्डर सीन को ठीक से वैसे ही रिक्रिएट किया जाए जैसे मयूर ने उन लड़कियों को मारा था। इस पूरे घटनाक्रम को रिकॉर्ड किया जाता है। इसी बीच एक हैकर सीबीआई ऑफिसर से मिलने आता है। वो असली मर्डर फुटेज को डिलीट कर देता है और उसी जगह पर एक नया वीडियो डाल देता है।
फिर वो ऑफिसर को एक पेन ड्राइव सौंपते हुए कहता है, ये लीजिए। सीबीआई ऑफिसर उसे गौर से देखते हुए जवाब देता है, ठीक है, लेकिन जो एंजाइटी की दवा तुम लेते हो उसका प्रिस्क्रिप्शन कल मुझे दिखाना होगा। वही रात को 3:51 पर वही पति पत्नी फूड डिलीवरी वाले का भेष लेकर एक एड्रेस पर पहुंचते हैं और यहाँ वो वॉचमैन को मौत के घाट उतारकर घर में घुस जाते हैं। लेकिन उन्हें ये जानकर झटका लगता है कि ये घर तो आरत्रिका का है। इसके बाद बिना किसी देरी के वो आरत्रिका के बेटे यश की बेबीसिटर को मार देते हैं और यश को किडनैप कर लेते हैं। अब एक फ्लैशबैक में आरत्रिका परवेज के साथ दिखती है, जिसने उसकी कंपनी में इन्वेस्ट किया था। परवेज उसे न्यूक्लियर फ्यूजन एक्सपर्ट मिस्टर ब्रांड से मिलवाता है। ब्रांड एक जर्मन साइंटिस्ट होता है। आरत्रिका उन्हें अपने प्रोजेक्ट का प्रेजेंटेशन देती है और समझाती है कि उसका उद्देश्य पूरे देश में सुरक्षित और स्वच्छ ऊर्जा पहुंचाना है, वो भी बिना किसी पोल्यूशन के। यही उसका सपना है। यहाँ डॉक्टर ब्रांड उसकी सोच से प्रभावित होकर डील पक्की कर देते हैं। प्रेजेंट में आरत्रिका डॉक्टर ब्रांड से कांटेक्ट करने की कोशिश करती है, लेकिन कॉल नहीं लगती। वो अपने एक बोर्ड मेंबर से बात करती है, जो उसे बताता है कि 6 महीने में ये प्रोजेक्ट शुरू करना इम्पॉसिबल होगा और हमें इसके लिए सरकार से सिक्योरिटी क्लियरेंस लेनी होगी। उसी वक्त आरत्रिका को खबर मिलती है कि उसका बेटा यश किडनैप हो चुका है। वो तुरंत बेबीसिटर को कॉल लगाती है, लेकिन कोई जवाब नहीं मिलता। तभी फोन बजता है और यहाँ किडनैपर कॉल पर हंसते हुए कहता है, उस आदमी से सवाल मत करो, उसे कुछ नहीं पता। आरत्रिका घबरा जाती है और तुरंत पीटर को ये खबर देती है। पीटर, जो पहले से ही किसी साजिश की बू सूंघ रहा था, वो ये समझ जाता है कि ये खेल बहुत बड़ा है। इस बीच सिद्धार्थ मधुसूदन के पास जाकर उसे मनाने की कोशिश करता है और कहता है कि मुझे ये डील किसी भी कीमत पर चाहिए। दूसरी ओर जगन पुलिस को किडनैपिंग की खबर दे देता है, लेकिन उन्हें कोई ठोस सुराग नहीं मिलता। हालांकि इधर घर के आंगन में एक सिम कार्ड पड़ा हुआ मिलता है। वहीं आरत्रिका अपने बेटे के खातिर कंपनी के चेयरमैन का पद छोड़ने को तैयार हो जाती है, लेकिन पीटर उसे समझाता है कि यही तो वो चाहते हैं कि तुम हार मान जाओ। वो एएसपी को कॉल करके सिम कार्ड का पता लगाने के लिए कहती है और फिर पीटर से पुलिस स्टेशन चलने के लिए कहती है। तभी सिद्धार्थ आरत्रिका के कमरे में आता है। आरत्रिका गुस्से में चिल्लाती है, तुमने मेरे बेटे के साथ क्या किया? इसी बीच किडनैपर को दोबारा कॉल आता है। आरत्रिका गिड़गिड़ाती है, प्लीज यश को कुछ मत करना। उधर पीटर आरत्रिका के भाई आदित्य को देखता है, जो नशे की हालत में ड्रग डीलर से कुछ खरीदने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसके पास पैसे नहीं थे, इसीलिए डीलर उसे पीटने लगता है। पीटर तुरंत वहां पहुंचता है और उसे बचाकर वहां से निकलता है। अब एक फ्लैशबैक में हम देखते हैं कि आदित्य को एक बार पुलिस ने कोकीन खरीदते हुए पकड़ लिया था। यहाँ पुलिस जगन को बताती है कि आदित्य को 6 साल की सजा हो सकती है, लेकिन जगन उन्हें रिश्वत देकर मामले को यहीं दबा देता है। प्रेजेंट में किडनैपर, जो एक औरत थी, वो यश को सुलाने की कोशिश कर रही थी। इधर आरत्रिका सादिक के पास पहुंचती है। सादिक उससे पूछता है, तो मेरे प्रपोजल के बारे में क्या सोचा? यहाँ आरत्रिका के पास वक्त बहुत कम था। सादिक उसे याद दिलाता है कि राज्यवर्धन ने भी एक अच्छा ऑफर दिया है, तुम्हारे पास ज्यादा ऑप्शंस नहीं बचे हैं। दूसरी ओर राज्यवर्धन का बड़ा भाई उसे डांटता है, क्योंकि उसने सादिक से मुलाकात की थी। लेकिन राज्यवर्धन कॉन्फिडेंटली जवाब देता है कि मैं सादिक के साथ मिलकर आदित्य की कंपनी को खरीदूंगा और फिर उसे खेल से बाहर कर दूंगा। उसी वक्त पीटर आदित्य को लेकर आरत्रिका के पास आता है। आरत्रिका अपने भाई से कहती है, हमारी फार्मास्यूटिकल कंपनी से 200 करोड़ रुपए गायब हो चुके हैं। वहीं सिद्धार्थ को उसके चाइनीज इन्वेस्टर का कॉल आता है, जो उसे बताते हैं कि उसे किसी भी तरह एचएनआर प्रोजेक्ट को अपने हाथों में लेना होगा, वरना वो उसकी मदद नहीं कर पाएंगे। यहाँ किडनैपर यश की रिहाई के बदले आरत्रिका से मोटी रकम मांगते हैं, लेकिन आरत्रिका शर्त रखती है कि वो पहले अपने बेटे से बात करेगी तभी पैसे देगी। अब किडनैपर को आरत्रिका के सवालों का जवाब देना पड़ता है। जब वो उसे वर्ल्डकॉन कंपनी के बारे में पूछती है, तो वो बताता है कि ये वही कंपनी है जो उनकी फार्मा कंपनी को कच्चा माल सप्लाई करती थी, लेकिन अब कंपनी का बिल कई गुना बढ़ चुका है और उन्हें 100 करोड़ का नुकसान हुआ है। आरत्रिका पता लगाती है कि ये नुकसान किसी और ने नहीं, बल्कि उसके अपने अंकल जगन ने करवाया था। इसके बाद वो जगन से कहती है कि पैसे ट्रांसफर करने वाले पेपर पर साइन करो, लेकिन जगन हंसते हुए कहता है कि वो कुछ भी साबित नहीं कर पाएगी। तभी आरत्रिका उसे धमकाते हुए कहती है कि उसे कुछ साबित करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो उसे और उसके बेटे को चुटकियों में खत्म कर सकती है। जगन उसे ये समझाने की कोशिश करता है कि उसने कंपनी के लिए कितना कुछ किया है, लेकिन आरत्रिका उसे याद दिलाती है कि उसने उसके बेटे को किडनैप करवाकर बहुत बड़ी गलती की है। जाते जाते वो अपने अंकल से कहती है कि आधे घंटे में उसका बेटा उसके पास होना चाहिए। अब एक फ्लैशबैक में हमें दिखाया जाता है कि जब मधुसूदन आदित्य ग्रुप ऑफ कंपनीज को चला रहा था, तो वो इंपीरियल बैंक से लोन सैंक्शन करवाने गया था।
लेकिन बैंक के अधिकारी सुंदर दास ने लोन देने से मना कर दिया, जिस पर मधुसूदन ने उसे बुरी तरह से पीटा और जबरदस्ती लोन पास करवा लिया। प्रेजेंट में सुबह के 6 बज चुके होते हैं और आरत्रिका के पास सिर्फ 1 घंटा बचा होता है। सुंदर दास अपनी मीटिंग शुरू कर देता है और तय करता है कि 1 घंटे बाद कंपनी की प्रॉपर्टी जब्त कर ली जाएगी। इसी बीच नोरा वहां पहुंचती है और सुंदर दास को चाय और बिस्किट सर्व करती है। साथ ही वो राज्यवर्धन की जगह एक बोतल रख देती है। जब यश के वापस लौटने का समय आता है तो किडनैपर की पत्नी कहती है कि वो यश को लौटाना नहीं चाहती, क्योंकि वो खुद निसंतान है, यानी उनकी खुद की अपनी कोई औलाद नहीं है। लेकिन उसका पति इसके लिए साफ मना कर देता है। दूसरी ओर किडनैपर को शक होता है कि कोई उसे अंदर से धोखा दे रहा है। वहीं यश को अब सुरक्षित लौटा दिया जाता है। इसी बीच रागिनी विक्रम से मिलती है, जिससे वो पहले फ्लर्ट कर रही थी। उसे शक होता है कि विक्रम ने ही राज्यवर्धन को सारी जानकारियां दी होंगी। दूसरी ओर सिद्धार्थ अपने अंकल जगन पर हाथ उठाता है कि उसने यश को किडनैप क्यों किया। जगन सफाई देता है कि ये सब उसने खुद को और सिद्धार्थ को बचाने के लिए किया था। उधर आरत्रिका पहले से ही जानती थी कि कंपनी जीतने के बाद वो सादिक को रास्ते से हटा देगा, इसलिए सादिक अब राज्यवर्धन के खिलाफ हो जाता है। तो मयूर के पापा, जो कंपनी के चेयरमैन हैं, स्थिति को देखते हुए कंपनी की तरफ से क्लियरेंस दे देते हैं और कंफर्म करते हैं कि उनकी ओर से कोई समस्या नहीं होगी। वहीं किडनैपर की पत्नी बहुत दुखी होने लगती है, क्योंकि वो यश से लगाव महसूस करने लगी थी। तभी एक शूटर आता है और उन दोनों किडनैपर्स को मार देता है। दूसरी ओर मयूर के पापा आरत्रिका को फोन करके बताते हैं कि वो उसकी मदद नहीं कर पाएंगे, क्योंकि कुछ पावरफुल लोग उसे रोक रहे हैं। इसी बीच गोल्डी को भी गोली मार दी जाती है, जिसकी आवाज सुनकर आरत्रिका चौंक जाती है। इसके बाद हम एक फ्लैशबैक में आरत्रिका को अपनी मां के साथ अस्पताल में देखते हैं, जो सीढ़ियों से गिरकर घायल हो गई थी। डॉक्टर बताते हैं कि उनके दिमाग में ब्लड क्लॉट्स बन गए हैं। आरत्रिका अपनी मां के हाथों के जख्मों को देखती है और समझ जाती है कि ये सब उसके पिता ने किया है। प्रेजेंट में मधुसूदन अपनी बेटी से कहता है कि उसे पहले से ही अंदाजा था कि ये स्थिति जरूर आएगी, लेकिन अच्छी बात यह है कि उसने आदित्य के लिए कुछ फंड्स बचाकर रखे थे। वो आरत्रिका को एक फाइल देता है और बताता है कि वो अपना 51% शेयर उसे दे रहा है। फाइल में सभी बोर्ड मेंबर्स के सिग्नेचर्स होते हैं। अब कंपनी को बचाना है या नहीं, ये आरत्रिका के ऊपर निर्भर करता है। इसके बाद सभी को एक मैसेज मिलता है कि कंपनी के सभी सीईओ ने इस्तीफा दे दिया है। अब इस कंपनी में केवल आरत्रिका बची है। वो सादिक से मिलने जाती है और उसे ताना मारते हुए कहती है कि उसने सादिक से मदद की उम्मीद की थी, लेकिन वो गलत थी। उसे लगा था कि सादिक परवेज की तरह होशियार होगा, लेकिन वो अपने चाचा की तरह समझदार भी नहीं निकला। आरत्रिका की ये बात सादिक को चुभ जाती है और वो तुरंत अपनी असिस्टेंट से कहता है कि कॉल लगाओ और सूटकेस डिलीवर करने को कहो। आरत्रिका मीटिंग के लिए तैयार हो जाती है, लेकिन आखिरी वक्त तक भी कोई उसके सपोर्ट में नहीं आता। अब वो पूरी तरह से अकेली हो जाती है। मीटिंग में पहुंचते ही उसे अपने सभी दुश्मनों का सामना करना पड़ता है। उसके पास 1000 करोड़ तो दूर अपनी कंपनी को बचाने के लिए कुछ भी नहीं बचा था। उधर सुंदर दास अपने असिस्टेंट को 3 प्रपोजल रखने के लिए कहते हैं। वो ये भी ऐलान करते हैं कि यदि आरत्रिका कोई डिसीजन नहीं लेती तो कंपनी राज्यवर्धन और सिद्धार्थ के हाथों में चली जाएगी। जैसे ही कागजात पर साइन होने वाले होते हैं, सुंदर दास के पास एक फोन कॉल आता है। वो तुरंत आकर मीटिंग रोक देते हैं और घोषणा करते हैं कि भारत सरकार ने आदित्य ग्रुप ऑफ कंपनीज के 51% शेयर्स खरीद लिए हैं। अब इस कंपनी की कोई डील नहीं होगी। ये सुनकर सभी को तगड़ा झटका लगता है। सिद्धार्थ भी ये सुनकर एकदम से हैरान हो जाता है और सामने रखा पानी पीने लगता है। सादिक तुरंत पूछता है कि बाकी का 49% हिस्सा किसके पास गया। सुंदर दास जवाब देता है वो अब भी आरत्रिका के पास है। ये सुनकर मीटिंग हॉल में सन्नाटा छा जाता है। इसी बीच जगन को 100 करोड़ के घोटाले के आरोप में गिरफ्तार कर लिया जाता है। दूसरी ओर हमें वही हाउसकीपर दिखाई देती है जिसके पास कई पासपोर्ट्स होते हैं। उसे फोन पर एक मैसेज मिलता है कि उसे एक और काम करना है। वो बंदूक उठाकर निकलती है और पीटर को मारने ही वाली होती है, लेकिन तभी कहानी आगे बढ़ती है। अब हम देखते हैं कि आरत्रिका एक सक्सेस पार्टी मनाते हुए HNR प्रोजेक्ट कंपनी को लॉन्च कर रही होती है और वो मन में ठान लेती है कि वो कभी अपने पिता जैसी गलतियां नहीं करेगी। इसी दौरान वो जगन के बेटे सौरभ को अपनी कंपनी का नया CEO बना देती है। लेकिन यहाँ पर कहानी में एक और बड़ा ट्विस्ट आता है और पता चलता है कि आरत्रिका ने अपने ही पिता को फंसाकर अपनी ही कंपनी का 51% हिस्सा वापस ले लिया था। ये सब उसका ही प्लान था ताकि वो HNR न्यूक्लियर फ्यूजन प्रोजेक्ट को हासिल कर सके। ये प्रोजेक्ट इतना इम्पोर्टेंट था कि अमेरिका, अरब और चाइना सभी इसके पीछे पड़े थे। इधर होम मिनिस्टर को इसकी जानकारी मिल जाती है
कि यदि आदित्य ग्रुप बंद हो गया तो कम से कम 30,000 लोगों की नौकरियां चली जाएंगी, जिससे देश को भारी नुकसान होगा। इसके अलावा यदि न्यूक्लियर फ्यूजन प्रोजेक्ट किसी दूसरे देश के हाथ लग गया तो इससे देश की सुरक्षा और अर्थव्यवस्था पर भी गंभीर असर पड़ सकता था। इससे सरकार भी गिर सकती थी। इसी कारण होम मिनिस्टर के कहने पर सुंदरदास मीटिंग कैंसिल कर देते हैं और डील ऑफ हो जाती है। इसके बाद भारत सरकार 51% शेयर्स खरीद लेती है। दूसरी ओर सादिक ने जो 2 सूटकेस मंगवाने की बात की थी, उनमें रिश्वत के पैसे थे। ये खुलासा होते ही उसे देश से निकाल दिया जाता है। और दोस्तों, अब कहानी का सबसे चौंकाने वाला मोड़ आता है। सिद्धार्थ, जिसने मीटिंग के दौरान पानी पिया था, उसका शरीर पैरालाइज्ड हो जाता है। दरअसल नोरा ने उसके पानी में कुछ मिला दिया था। पीटर की बात करें तो वो अब भी जिंदा है, लेकिन जब हाउसकीपर उसे मारने वाली होती है, राज्यवर्धन अचानक आकर नोरा को मार देता है। राज्यवर्धन अपने पिता हर्षवर्धन की मौत से बेहद दुखी था। तभी उसे अपने कमरे में एक गुप्त नोट मिलता है, जिसमें लिखा था कि उसके पिता को हाउसकीपर लेडी ने मारा था। ये सच जानने के बाद राज्यवर्धन नोरा की हत्या कर देता है। अब पीटर अकेला खड़ा रह जाता है। वो आरत्रिका के खिलाफ आखिरी मोहरा है और इसी के साथ कहानी यहीं समाप्त हो जाती है। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि ऐसी वीडियोस आपसे मिस ना हो। हम फिर मिलेंगे एक और ऐसी ही शानदार कहानी के साथ। टिल देन, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।